सुमित्रा देवी के बेटे गोपाल की सरकारी नौकरी थी। वो लोग बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उसके बेटे की नौकरी बिहार में लगी थी, जिस वजह से वो बिहार में ही रहता था। गोपाल का ज्यादातर समय काम करने में ही चला जाता था, इसलिए उसे खाना बनाने का भी समय नहीं मिलता था। गोपाल के ऑफिस के सामने ही एक छोटा सा ढाबा था, जहाँ पर बिहारी लिट्टी चोखा मिलता था। गोपाल को वैसे तो बचपन से ही बंगाली खाना खाने की आदत थी, लेकिन ढाबे पर उसे इतना स्वादिष्ट बिहारी लिट्टी चोखा खाने को मिलता कि वह बंगाली खाने का स्वाद ही भूल गया था। ढाबे पर ढाबे वाले की बेटी कंचन भी अपने पिता की मदद करवाया करती थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। जब भी गोपाल वहां पर लिट्टी चोखा खाने जाता था तो अक्सर उसे कंचन ही लिट्टी चोखा परोसती थी। गोपाल को कंचन बहुत अच्छी लगने लगी, तो एक दिन उसने कंचन के पिता से शादी के बारे में बात की। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ आप उससे शायद नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ, इसलिए सीधे आपसे बात करने आया हूँ। मैं इतने समय से आपके यहाँ पर लिट्टी चोखा खा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके सामने वाले सरकारी दफ्तर में नौकरी करता हूँ। मेरा करियर बिल्कुल सेट है और मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम जैसी लड़की को बिना अपनी बेटी देने से कौन ही मना कर सकता है। लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से भी इस बारे में बात करूंगा। अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो तुम अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आ जाना। जी बिल्कुल ठीक है। कंचन के पिता किशोर उससे गोपाल के बारे में बात करते हैं, तो कंचन भी शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी मन ही मन गोपाल को पसंद करने लगी थी। लेकिन गोपाल जानता था कि इसकी माँ शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, इसलिए उसने बिना अपने माता पिता की रजामंदी से कंचन से शादी कर ली। लेकिन तभी उसे खबर मिली कि एक बीमारी की वजह से उसके पिता का देहांत हो गया है, तो वो तुरंत अपने गाँव चला गया। वो ऐसे समय में कंचन को अपने घर ले जाकर अपनी माँ को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए वो कंचन को शहर वाले फ्लैट में छोड़कर गांव चला गया। कुछ दिन वहां पर अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन अब उसकी माँ गांव में अकेली पड़ गई थी। अपनी माँ को भी वो अपने साथ शहर ले आया। अरे बेटा, घर पर लड़की कौन है और सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? अरे क्या ये कोई तेरी दोस्त है? माँ, मैंने गांव में तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। ये कंचन है मेरी पत्नी। हमने अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है। मैं शादी के बाद इसे गांव लेकर आने ही वाला था, लेकिन तभी सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। पिताजी ये जानने के बाद मैं तुम्हें कंचन के बारे में एकदम से नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे छुपाया। अरे क्या तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली? अपनी माँ बाप की क्या तुम लोगों की नजरों में यही इज्जत रह गई है कि पहले तुम लोगों को इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करें? अरे और जब शादी करने की बात आई तो तुमने अपने माँ बाप से उस बारे में राय भी लेना जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जानता हूँ कि हमारे खानदान में कोई भी दूसरी जाति में शादी करने के लिए नहीं मानता। जब रूबी दीदी की लव मैरिज की बात आई थी तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और करवा दी थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए मैंने आप लोगों को बिना बताए कंचन से शादी कर ली। लेकिन कंचन बहुत अच्छी लड़की है, वह हमेशा आपकी बहुत सेवा करेगी। अरे सेवा करेगी नहीं करेगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन पहले मुझे इसके परिवार के बारे में तो कुछ बता। माँ जी, हम लोग पिताजी बिहार से ही हैं। यहाँ पर हमारे पिताजी का एक लिट्टी चोखे का ढाबा भी है। गोपाल जी हर रोज हमारे लिट्टी चोखा के ढाबे में खाना खाने आते थे, तभी हम एक दूसरे को पसंद आ गए और हम दोनों ने शादी कर ली। अरे क्या, इसके पिताजी लिट्टी चोखे का ढाबा है? अरे शादी कर ही रहा था तो किसी ढंग की लड़की से कर लेता। अरे कम से कम अपना स्टैंडर्ड ही देख लेता कि तेरी सरकारी नौकरी है। अरे इन जैसे लोगों को तो तेरे जैसे लड़कों की तलाश में रहते हैं कि कब इनके हाथ में कोई अमीर लड़का फंसे और ये उनसे अपनी बेटी की शादी करवा दें। अरे ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के लिए तो मैंने ही कंचन के पिताजी से बात की थी, वरना उनके मन में तो खुद से ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वरना ऑफिस पहुँचने में मुझे देर हो जाएगी। गोपाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। कंचन उनकी बिरादरी की नहीं थी और ऊपर से वो एक गरीब परिवार से थी, तो गोपाल की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो यही सोचती थी कि कंचन ने गोपाल से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, इसलिए वो हमेशा उसे ताने देती रहती थी। एक दिन की बात है, गोपाल अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी ऑफिस का पियोन गोपाल के पास आता है। सर, कोई आपसे मिलने आया है। अच्छा, शायद मेरी माँ या कंचन मेरे लिए लंच लेकर आई होगी। तुम रिसीव कर लो, मैं अभी बिजी हूँ।
नहीं सर, आपके घर से कोई नहीं आया, कोई बड़े साहब आपसे मिलने आया है। कोई बड़े साहब? लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई मीटिंग भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, जो भी है मेरे कैबिन में भेज दो। पियोन उस आदमी को गोपाल के केबिन में भेज देता है। वो आदमी एक बहुत ही बड़ा बिल्डर था जो गोपाल के पास कोई सिफारिश लेकर आया था। देखो सर, अगर आपने मेरा ये प्रोजेक्ट पास करवा दिया तो आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो दूंगा। जितने बोलोगे उतने पैसे दूंगा, लेकिन आप बस मेरा ये प्रोजेक्ट पास करवा दीजिए। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे आपका प्रोजेक्ट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट के लिए जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे तो परमिशन तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बेईमानी करके इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हो तो मैं आपको इसकी परमिशन कभी भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो मतलब सीधी उंगली से तुम कोई काम नहीं करोगे? चलो ठीक है, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मुझे जो करना है अब वो मैं करूँगा। वो गोपाल को धमकी देकर चला जाता है, लेकिन वहां पर की गई रिकॉर्डिंग को गलत तरीके से एडिट करवाकर गोपाल पर घूसखोरी का इल्जाम लगा देता है, जिस वजह से गोपाल की नौकरी चली जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके नकली सबूतों पर अदालत ने विश्वास कैसे कर लिया। अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? आज तक मैंने अपने काम में कभी भी कोई गद्दारी नहीं की, उसके बाद भी मुझे मेरी ईमानदारी का ये सिला मिला। अरे बेटा, परेशान मत हो, इस दुनिया में तो हर ईमानदार के साथ ऐसा ही होता है। अरे झूठ और चालाक आदमी जैसे न तैसे करके खुद को सही साबित कर ही देता है, और इस दुनिया में हर इंसान तेरी तरह ईमानदार नहीं होता। अरे बहुत से लोग पैसों में बिककर गलत को सही साबित कर देते हैं। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन मेरी नौकरी जाने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस कुछ साल बचत के जो पैसे जोड़ कर रखे हैं, बस वही मेरे पास बचा है। अब हम शहर की इस महंगी जिंदगी में नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। गोपाल अपनी माँ और कंचन के साथ अपने गांव वापस आ जाता है, लेकिन एक बार गोपाल पर केस होने के बाद उसे फिर कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मुझ पर लगे झूठे इल्जाम की वजह से कोई भी मुझे नौकरी नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं पैसे कमाने के लिए क्या करूँ। आप इस तरह परेशान मत होइए जी। मैंने तो अपने पिताजी को हमेशा से ही ढाबे पर काम करते हुए देखा है, इसलिए मुझे ढाबे पर काम करना अच्छी तरह आता है, और ढाबे के काम में कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है। क्यों ना मैं अपना लिट्टी चोखे का ढाबा खोल लूं। इससे हमारी ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी कमाई तो हो ही जाएगी जिससे हमारा घर परिवार अच्छे से चल जाए। मुझे माफ़ कर दो कंचन कि मेरे होते हुए तुम्हें काम के बारे में सोचना पड़ रहा है। मैंने हमारी ज़िंदगी के लिए क्या क्या सपने देखे थे और क्या क्या होकर रह गया हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं जी, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ दिन बाद हमारे जीवन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मुझे तो लगा था कि गोपाल की नौकरी चली गई तो तुम उसे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब भगवान तुम जैसी बहू सबको दे। गोपाल अपनी कुछ बचत के पैसों से कंचन के लिए लिट्टी चोखे का ढाबा खुलवाता है, जहाँ पर कंचन सुबह जल्दी उठकर लिट्टी चोखा बनाने में लग जाती है। उधर गोपाल भी नौकरी के लिए अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देता रहता है कि कभी न कभी तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी। बंगाल के गांव में लिट्टी चोखा का स्वाद लोगों ने पहली बार चखा था, इसलिए इन्हें इसका स्वाद ही बहुत ही पसंद आया, और ढाबे पर कंचन ने लिट्टी चोखे का दाम भी बहुत कम रखा था, इसलिए गरीब मजदूर भी उसके पास लिट्टी चोखा खाने आते थे। अच्छा किया बहन जी, जो आपने ये लिट्टी चोखा का ढाबा खोल लिया। एक तो इस लिट्टी चोखा का स्वाद बहुत ही अच्छा है, ऊपर से इसका दाम भी ज्यादा नहीं है, तो हम लोग आराम से इसे खा सकते हैं। वरना आजकल के तो ठेले वाले भी खाना बहुत महंगा देने लगे हैं। भैया, मेरे पिताजी मुझे बचपन से हमेशा यही सिखाया कि अपना काम हमेशा पूरी ईमानदारी से करो। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए किसी को कुछ भी बेचने से पहले उसका दाम इतना रखो जिसमें ना तो अपना नुकसान हो और ना ही दूसरे का नुकसान। आपके पिताजी ने आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, बस आप हमेशा इसी तरह रहना। कंचन का ढाबा हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। उसके ढाबे पर धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी थी कि मदद के लिए अब उसकी सासू माँ भी ढाबे पर काम करवाने लगी थी। बहुत ढूंढने के बाद जब भी गोपाल को नौकरी नहीं मिली, तो गोपाल भी कंचन के साथ मिलकर ढाबे को संभालने लगा। जब वो तीनों लोग मिलकर ढाबे को संभालने लगे तो उनका ढाबे का काम और बढ़ गया। लगभग 2-3 सालों में उनका काम इतना अच्छा चलने लगा कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर जितना बड़ा अपना लिट्टी चोखे का ढाबा खोला। लेकिन इतनी तरक्की मिलने के बाद भी कंचन ने
अपनी लिट्टी चोखे का दाम नहीं बढ़ाया, जिस वजह से उसके ग्राहक उससे कभी नहीं टूटे और अपनी ईमानदारी के बलबूते पर ही उसने जीवन में बहुत तरक्की हासिल की।